हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मौलिक अधिकार के भाग 2 लेकर आए हैं। भाग 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है 2 दिन पहले ही। अगर आप लोग भाग 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग जा कर के चैनल पे भाग 1 देख सकते हैं और भाग 1 देखने के बाद ही भाग 2 देखें। तो चलिए हम भाग 2 को शुरू करते हैं। ठीक है, भाग 1 तक जो है हम आर्टिकल 22 तक हम बता चुके हैं और भाग 2 में जो है आज हम मौलिक अधिकार को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें है पहला मौलिक अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार हो चुका है, तीसरा मौलिक अधिकार है ये। ठीक है, तीसरा मौलिक अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 23 से 24। इसका मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? मानव को जो तस्करी होता है, बाल होता है, इस पर जो है प्रतिबंध लग सके। ठीक है, भारत में जो पुराने समय में जमींदार होता था, सूदखोर, ठीक है, वो जो अब जो है बंधुआ मजदूरी करवाते थे, मजदूरी करवा के मतलब पैसा नहीं देते थे, उसका मजदूरी नहीं देते थे, उसको हम बंधुआ मजदूरी कहते थे, मजदूर कहते थे। इस तरह का जो होता था पहले, और वो जो है अब नहीं हो सकता है। इसको जो है अगर ये कोई करवा रहा है तो वो अपराध घोषित कर दिया जाएगा और उसको जो है कानून के द्वारा दंडनीय किया जाएगा। ठीक ना, उसको जो है कानून में सजा होगा। और इसका मतलब कि जो है आप किसी से ज़बरदस्ती या किसी बच्चा से, ठीक है, या मतलब कोई गलत काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, इसी का शोषण के विरुद्ध का मतलब यही होता है। ठीक है, भारतीय संविधान अनुच्छेद अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार, बलात्संग और इसी प्रकार के अन्य बलात्संग के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे देश के लाखों अल्प सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की रक्षा की जा सके। ठीक है, मतलब ये सब जो है प्रतिबंध लगाता है। क्यों? क्योंकि जो है देश की जो है वंचित लोग जो है उसकी रक्षा हम लोग कर सकते हैं। यह अधिकार भारत के नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। ठीक है ना। अब है जो मानव की तस्करी, मतलब क्या होता है? मानव तस्करी का आधार क्या है? इसका आधार बहुत सारा है। चलिए देखिए, पहला इसका आधार क्या है कि पुरुष, महिला और बच्चों की खरीद बिक्री। दूसरा है वेश्यावृत्ति। तीसरा है देवदासी। चौथा है दास। इस तरह के कृत्य के लिए दंडित करने हेतु संसद ने जो है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 को लागू किया हुआ है। ठीक है, ये सब जो है ना, इसको अगर जो ये सब काम कर रहा है, ठीक है, चारों काम जो कर रहा है, जो चारों काम कर रहा है, इस पे जो है आर्टिकल 13 जो है, सॉरी, हाँ, आर्टिकल 13, ठीक है, 1956 के द्वारा जो पारित किया गया है, लागू किया गया है, उस पर जो है स्वतः लागू हो जाएगा। ठीक है। अब होता है क्या? बाल श्रम क्या होता है? बाल श्रम पर रोक लगाया गया है, किसमें? शोषण के विरुद्ध अधिकार में। बाल श्रम हम नहीं करा सकते, मेरा अधिकार है कि बाल श्रम जो है नहीं करेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 24 किसी फैक्ट्री, खाना अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य या रेलवे से में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध करता है। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, ठीक है, उसे हम ये सब काम नहीं करा सकते। कोई भी काम जो है, पर्टिकुलर कोई भी काम हम नहीं करा सकते हैं। अगर हम कराते हैं तो हम पे दंडनीय अपराध होगा। दंडनीय जो है कठोर कठोर जो है, जिसके इसके लिए जो भी नियम कानून बनाया गया है वो हम पे लागू किया जाएगा। हालांकि यह किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा गैर जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। मतलब जिसमें जोखिम नहीं है, जनरली काम है, उसमें जो है ये मनाही नहीं करता, उसमें आप जो है काम कर सकते हैं। या अपना बिजनेस है तो उसमें आप जो है काम कर सकते हैं। ठीक ना। फिर है बाल श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम 1986। इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। ठीक है, इस जो है 1986 का जो कानून बना था, इस दिशा में जो महत्वपूर्ण कानून बना था। ठीक है, उसके बाद है बाल श्रम निषेध और रोकथाम संशोधन अधिनियम 2016 को लागू किया गया है। इसमें जो है संशोधन किया गया था 2016 में, उसको जो है अभी लागू कर दिया गया है। यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में लगाने पर तथा 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध लगाता है। जिसमें कि खतरनाक, जिसमें जिसमें जो है ना, जान जान का डर हो, चाहे जो भी खतरनाक खतरनाक काम हो, उसको जो है मनाही किया गया है। ठीक है। उसका अगला अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हमको जो है धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, ये हमको आर्टिकल 25 से 28 के बीच दिया गया है।
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है धार्मिक की स्वतंत्रता, मतलब इसका मतलब ये होता है अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी धर्म को जो है आंतरिक से हम मान सकते हैं, धर्म को अबाध रूप से मानने की है, ठीक है, उसका हम उस तरह आचरण कर सकते हैं, उसका जो नियम है कानून उसको फॉलो कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार हम कर सकते हैं। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। अंतःकरण की स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है। ठीक है, अगला है धर्म को मानने का अधिकार। धर्म को मानने का अधिकार क्या है? कहते हैं संविधान की किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म, आस्था और विश्वास का सार्वजनिक तथा बिना भय के घोषणा करने का अधिकार है कि हम इस धर्म से ये हैं वो हैं। ठीक है, इसमें कोई मनाही नहीं किया गया। आचरण का अधिकार, आचरण का अधिकार क्या होता है कि धार्मिक पूजा परंपरा समारोह करने और अपनी आस्था तथा विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब हम जो है ना धार्मिक पूजा की परंपरा को अपना सकते हैं, ठीक है, समारोह करने की आस्था को अपना सकते हैं, के विचारों को अपना सकते हैं, ये सब जो है हम अपना सकते हैं। ठीक है, प्रचार का अधिकार, अपनी धार्मिक आस्थाओं का प्रचार और प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना, परंतु इसमें किसी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ठीक है, मतलब जो है धार्मिक जो धार्मिक आस्था है, ठीक है, उसके सिद्धांत है, ठीक है, उसको जो प्रकट करता है, परंतु इसमें जो है किसी व्यक्ति को अपने धर्म को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं दिया गया है कि जो भी धर्म है धर्म चेंज नहीं कर सकता है। ठीक ना। तो अगला है आर्टिकल 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरण को भी सहमति करता है। मतलब धार्मिक विश्वास को ही नहीं, धार्मिक जो है ना आचरण, धार्मिक के प्रति विश्वास है तो चलो है विश्वास है, लेकिन इसका जो रहन सहन आचरण है, ठीक है, हमको वो भी अपनाना होगा। ठीक है, अगला है सीमाएं। ठीक है, इसका सीमा क्या है, इसका भी एक लिमिटेशन है इस आर्टिकल का। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। कहता है सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसका मतलब क्या है, सार्वजनिक व्यवस्था और जो एथिक्स है और स्वास्थ्य जो है उस टाइम धार्मिक स्वतंत्रता होता है, तो हम अगर मना रहे हैं तो उसमें हम जो है रोक लगा सकते हैं। ठीक ना। फिर है कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा एवं एक से अधिक विवाह या मानव बलि जैसे कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक अनेक कदम उठाए हैं। कुछ सामाजिक बुराई है, ठीक है, जैसे कि बहुत उस समय का जो है एंशिएंट समय का, मिडिवल समय का, कि सती प्रथा चलता था, ठीक है, बलि प्रथा चलता था, उस सब को जो है उनके कदम पे जो है अनेक कदम जो है इसी तरह कुप्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो है अनेक कदम उठाएंगे। ठीक है, फिर अगला है ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। फिर धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 27 में उल्लेखित किया गया है कि व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिव्यक्ति या उस रखरखाव के व्यय करने के लिए कोई कर देने की हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। इसको जो है रख रखाव के लिए हम जो है कर देने से बाध्य नहीं कर सकते हैं। किसका, धार्मिक संप्रदाय और अभिव्यक्ति और उसका जो रख रखाव है उसको। ठीक है, इसमें कहा गया है कि राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशेष धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता है। ठीक, यह व्यवस्था राज्य के को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। मतलब जो है ना किसी दूसरे को पक्ष लेने से रोकता है। सरकार जो है किसी भी धर्म के प्रति अपना जो है एक्सटेंड क्लियर नहीं करेगा और ना ही किसी को सपोर्ट, ना ही किसी का बुराई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक ना। उसी तरह आर्टिकल 28 के अंतर्गत जो है राज्य भारत का क्षेत्र निधियों से पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्था में कोई धर्म शिक्षा न दी जाए। ठीक है, आर्टिकल 28 के अंतर्गत है। हालांकि यह प्रावधान उन शैक्षणिक संस्थाओं में लागू नहीं होता है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है,
लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई थी। ठीक है। जैसे है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्था जो है उसमें उपस्थिति होने वाले किसी व्यक्ति को संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29-30। ठीक है। 29 का प्रावधान है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को किसी भी अनुभाग में अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसको जो है बर्बाद नहीं कर सकता है और इसको जो सुरक्षित रख सकता है उसको रखने का अधिकार मेरे पास है। ठीक है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। इससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस भाषा के भेदभाव या चाहे कुछ भी जो भी जाति का भेदभाव इससे करके जो है हम नहीं प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। आर्टिकल 21 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है कि क्योंकि नागरिक के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है। ठीक है। अगला है शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, आर्टिकल 30 के अनुसार ये कहता है कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग है अपनी रुचि की शिक्षा जो है संस्था के ऊपर स्थापित और प्रशासन का अधिकार होगा और राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार प्रतिबंधित या निरस्त नहीं होगा। जितना भी जिसका जो है प्रतिबंधित और निरस्त खत्म नहीं हो सकता है संपत्ति के अनिवार्य। ठीक है। यह उपवन जो है 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। आगे है आर्टिकल 31, 38 और 30B और 30C। ये जो है हम जब नागरिकता पढ़ाएंगे, ठीक है, उसी टाइम जो है हम आप लोग को इसको भी बता देंगे। ठीक है। हालांकि इसको जो है शॉर्ट में हम बता सकते हैं। 7वां मौलिक अधिकार था, इसको जो हटा करके जो है आर्टिकल 301 के तहत जो है जोड़ा गया है भाग 12 में। ठीक है। और इस कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। जिसमें कि संपत्ति से रिलेटिव अधिकार था। और आज लास्ट जो है मौलिक अधिकार है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार हम आपको भाग 1 में बताए ही थे कि संविधान जो होता है, संविधान संशोधन होता है, उसका जो रहता है उसका खुद जो है सबसे बड़ा जो है संरक्षक स्वयं होता है, जिसको मौलिक अधिकार है। ठीक है। स्वयं। तो इसमें परिभाषित रूप में क्या गया है कि आर्टिकल 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। यह एक प्रीत नागरिक के मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए उपायों का अधिकार है। जैसे कि किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो गया, ठीक है, हनन हो गया तो क्या करेगा? उसको कुछ तो अधिकार मिलना चाहिए। तो यही जो आर्टिकल 32 के द्वारा जो है हम लोग स्वतः, ठीक है, हम जो है राष्ट्रपति के जो है हम सुप्रीम कोर्ट जो है हम जा करके अपना याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए कहा जाता है संरक्षण प्रदान करता है ये आर्टिकल। ठीक है। लेकिन इसमें जो है ये चार प्रकार का होता है इसका प्रावधान। ठीक है। पहला है मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्यभूत है। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट को किसी भी भौगोलिक अधिकार से के संबंध में दिशा निर्देश रीट जारी करने का अधिकार। रीट भी हम अलग से बताएंगे राष्ट्रपति जब पढ़ाएंगे तो। ठीक है। बंदे प्रत्यक्षीकरण जितना भी है वो सब बताएंगे। अगला है संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के दिशा आदेश जारी कर सकती है। ठीक है। यह कोई अन्य न्यायालय उच्च न्यायालय की सहमति शामिल नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 226 के द्वारा जो है हम यही अगर मेरा कोई मौलिक अधिकार हनन होता है तो हम आर्टिकल 226 के तहत जो है हाईकोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित
के सिवाय निलंबित नहीं किया जाएगा। है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 359 के तहत इनको स्थगित कर सकता है। ठीक है, संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है। ये अन्य अधिकारों की नहीं, जैसे गैर मौलिक संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक अधिकार और लैंगिक अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32 के अनुसार जो है मौलिक अधिकार का हनन इसके प्रयोग की अनिवार्य शर्त है। ठीक है, दूसरे शब्दों में आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार से संबंधित मामलों पर प्रश्न नहीं उठा सकता है। ठीक है, जो आर्टिकल 32 के तहत हम जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसमें जो है मौलिक अधिकार और उसकी जो मामला जो है उससे संबंधित प्रश्न नहीं उठा सकता, सीधा सुनवाई करेगा। ठीक है, अगला है आर्टिकल 33। यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी और अन्य के मौलिक अधिकार को युक्त प्रतिबंध कर सकते हैं। इस पर जो है रोक लगा सकते हैं सरकार को और संसद को यह अधिकार है। ठीक है, लेकिन इस प्रावधान का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन को बनाए रखना है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है स्नीकी फ्री में जो है हम प्रतिबंध हटा दिए। ठीक है, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 33 के तहत कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को ही नहीं कि राज्य विधानमंडल को भी है। ठीक है, उसे संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संसद अगर कानून एक बार बना दिया तो हम किसी भी न्यायालय में जाकर के जो है हम जो है इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं, कभी इसको जो है फायर हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है सैन्य बलों के सदस्यों की अभिव्यक्ति का अभिप्राय। इसमें वे कर्मचारी भी शामिल है जो सेना में नई बढ़ी मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, बूथ जितना भी है उस सभी में शामिल है। आर्टिकल 34 है, यह मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है कि जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। मार्शल लॉ के सिद्धांत को ब्रिटिश कानून के लिए से लिया गया है। हालांकि मार्शल लॉ की व्याख्या संविधान में नहीं की गई, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है सैन्य शासन। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध, अशांति, दंगा, कानून उल्लंघन की स्थिति में लागू किया जाता है। ठीक है, संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी न्यायालय एवं केवल इसी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, तो आर्टिकल 35 है, यह कहता है कि आर्टिकल केवल संसद को किसी विशेष मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। संसद के पास निम्नलिखित मामलों में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ये निम्नलिखित मामला क्या क्या है चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला है किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति के लिए निवास की व्यवस्था। ठीक है, दूसरा है मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश, रीट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को सशक्त बनाना। सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध। किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी भी देश, किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किए गए किसी भी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति देना होगा। ठीक है, और इसका निष्कर्ष क्या है, बहुत सारे अपवाद भी है। ठीक है, ऐसे प्रतिबंध भी है, स्थायित्व की कमी इसमें है। मौलिक अधिकार भारत का संविधान एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका। ठीक है, यह मनुष्य की वस्तुओं और नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक शर्त प्रदान करता है। तो चलिए हम जो है आज आप लोग मौलिक अधिकार ख़त्म किए। अगर आप लोग कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल हम हो सकता है तो नागरिकता का क्लास लेके आएंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।